नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा, भारत की वैश्विक नवीनीकरणीय समुदाय में अग्रणी भूमिका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ग्रिड पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हम किसानों को भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लाने का काम कर रहे हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा है कि चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी 9.5% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी ने इससे पहले चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी में 5% गिरावट होने का अनुमान जताया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू कारोबारी साल में कृषि के क्षेत्र में 4% तक की वृद्धि हो सकती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजदूरों की कमी के कारण आपूर्ति चेन बाधित हो रही है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ने और खुदरा महंगाई अगले कुछ महीने के दौरान उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। पिछली तिमाही में उपभोक्ताओं की मांग गिरने के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। इसका कारण महंगाई को मुख्य कारण बताया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने पतंजलि को एक ऐसी कंपनी को खरीदने के लिए कर्ज दिया है जो पहले से ही घाटे में जा रही है। भविष्य में भी डूबी हुई कंपनी में लाभ में जाने की कोई संभावना नहीं है। बैंक द्वारा दिया गया यह कर्जा भविष्य में डूब सकता है। कंपनी को उबरने के लिए पतंजलि के पास कोई विशेष योजना नहीं है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह से डूबी हुई कंपनियों पर कर्ज देकर बड़े बड़े सरकारी बैंक अपनी बैलेंस शीट खराब करने और एनपीए बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार लोन फ्रॉड को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से बोर्ड द्वारा मंजूर पारदर्शी नियमों को अपनाने का निर्देश दिया। रिजर्व बैंक ने लोन वसूली के नियमों का पालन करते हुए वैधानिक कार्रवाई करने को कहा है। वित्तीय संसाधनों को लोन की वसूली के लिए असभ्य, गैरकानूनी और संदिग्ध व्यवहार के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका वित्तीय संस्थाओं को पालन करना चाहिए। कोविड-19 संकट के बाद सरकार द्वारा ऊर्जा सेक्टर के लिए घोषित 90,000 करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की गई थी। 2 महीने बाद भी ऊर्जा सेक्टर की कंपनियों को अभी तक लोन या वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई हैं, जिसके कारण कोविड-19 में जो पैकेज की घोषणा की गई थी वह कागजों पर ही रह गई है। टैक्स मामलों में कोर्ट से झटके के बाद भी यूरोपीय संघ टेक कंपनी एप्पल से हार मानने को तैयार नहीं है। यूरोपीय संघ ने कहा कि तकनीकी कंपनी के पक्ष में अदालत के फैसले को मजबूत, हम लोग इस मामले में न्याय के लिए फैसले का परीक्षण कर फिर से चुनौती देंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अदालत से यह हार यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टिगर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। भारत सरकार की ओर से 59 चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले के बाद चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत से यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज का कारोबार बंद कर दिया है। यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर कहा गया है कि कंपनी अपना काम भारत में बंद कर रही है। कंपनी ने गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस बंद कर दिया है। इससे दोनों कार्यालयों के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। कोरोना की वैश्विक महामारी के जनक चीन की अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से सुधर रही है। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी चीन के आर्थिक हालात लगातार बेहतर होते जाएंगे। जून में खत्म हुई तिमाही रिपोर्ट के अनुसार चीन में 3.2% की जबरदस्त उछाल हासिल की गई है। अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए भी यह चौंकाने वाला तथ्य है। देश में चांदी की कीमत गुरुवार को 53,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि 2013 के बाद का उच्चतम स्तर है। 2013 में भी 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक दाम बढ़ गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली तक चांदी 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच सकती है। अमेजॉन इंडिया ने अपने उत्पादों पर देश का नाम दर्ज कराना जरूरी कर दिया है। भारत में चीनी सामान के खिलाफ चल रहे वातावरण के बीच अमेजॉन इंडिया ने सभी विक्रेताओं को ईमेल भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि वह प्रोडक्ट पर निर्माता देश का नाम दर्ज करें। इसके लिए 10 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद प्रोडक्ट पर देश का नाम दर्ज न होने पर अमेजॉन बिक्री के लिए प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करेगा। डच मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी रोबोबैंक ने अपनी ताजा शोध में कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का फायदा भारत को ज्यादा नहीं मिल पाया है। कोरोना के कारण अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही हैं। भारत को इसका फायदा नहीं मिला। वहीं भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वियतनाम, मैक्सिको और ताइवान जैसे छोटे देश इस ट्रेड वॉर से ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बैंक एफडी में निवेश फायदेमंद नहीं रहा। महंगाई बढ़ने और टैक्स लगातार बढ़ने के कारण एफडी से ब्याज की आय घाटे का सौदा साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो 20 से 30% का आयकर के टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें 7.61 और 8.7% ब्याज की जरूरत होगी, जो एफडी से नहीं मिल पा रहा है। इससे बुजुर्ग और सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी जो फिक्स डिपॉजिट की आय से अपना खर्च चला रहे हैं, वह अब अपने मासिक खर्च पूरा करने में कठिनाई आने लगी है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुराष्ट्रीय ब्रिटिश पेट्रोलियम अब जियो बीपी के ब्रांड के नाम से पेट्रोल, डीजल, गैस की खुदरा बिक्री करेगी। कंपनी अगले सालों में देश भर में जियो बीपी नाम से 3500 नए पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।